नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। और आप लोगों को पता होगा कि रेलवे की परीक्षाओं का समय आ गया है। रेलवे की परीक्षाओं पे आप लोग काफ़ी वीडियो देख रहे होंगे अलग अलग चैनल्स पे। सब लोग अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एकेडमिक्स दोनों रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। अभी काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि अगर खुद से भी पढ़ना हो तो हम क्या चीज़ों को पढ़ें, कैसे क्या करें। तो जैसे कि हम जीएस को अगर डील करें, जीएस के विषय में अगर हम देखते हैं, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें साइंस का जो सेक्शन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उसको अगर आप लोग देखेंगे, जीएस में अगर आप लोग देखते हैं तो मेनली कौन कौन से विषय होते हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स और लास्ट में इको। मैं एक एक करके एक एक वीडियो में सारी चीज़ों की डिटेल बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक, हर विषय में कौन कौन से सब विषय से, हर विषय के किस किस टॉपिक से आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर आपको कोई वो विषय पढ़ना है तो किस रूप से आप उसको सेग्रेट करेंगे अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक में। आप इन टॉपिक्स को या इन चीज़ों को आप लिख लेंगे कि ये मुझे पढ़ना है और उसको पढ़ते जाइए, उसको एक टिक मारते जाइए, तो यकीन मानिए अपनी मेहनत से भी अपने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और थिंग्स विल बी डन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। हम इसमें विज्ञान को डील करने जा रहे हैं, साइंस के पोर्शन को हम लोगों ने डील किया है बेसिकली इसमें। और साइंस को अगर हम पहले से बड़े हिस्से में अगर तोड़ें तो क्या चीज़ें आती हैं? फिजिक्स, जिसको भौतिकी बोलते हैं, केमिस्ट्री, रसायन, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट, पर्यावरण। बहुत से लोग एनवायरनमेंट को साइंस का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन मैं एनवायरनमेंट को साइंस का हिस्सा मानता हूं। और अगर मैं मानूं कि 40 जो CBT 1 है, CBT 1 का 40 में से 40 नंबर की परीक्षा है, तो यकीन मानिए साइंस में करीब इसके 12 से 14 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन, 15 भी हो सकते हैं कम से कम। ठीक है, अब ये 15 क्वेश्चन, ये 12 से 14 15 क्वेश्चन किस तरीके से बटे होते हैं? तो हमें आप ये चारों विषय को एक पेस में आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, हमें अपने एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। अगर हमें आज के वर्तमान समय को देखा जाए, पहले क्या करते थे? बायो पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, रट लिया, पूरे बायो के किंगडम विंडम सब रट लिए। अभी चीज़ें वैसी नहीं है। चीज़ें वहाँ कहाँ से आ रही हैं वो पढ़ना आपको। देखिए, अगर मैं आज के डेट में देखूँ तो एनवायरनमेंट, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स बस डोमिनेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग अगर देखें इसमें से कुछ, अगर फिजिक्स को हटा भी दें तो आपके करीब 70 से 75% जो साइंस में से क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, ये गारंटी है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 11 से मतलब 12-13 क्वेश्चन आपको इन 4 सेक्शन में मिल जाएंगे, इन 3 सेक्शन में, नीचे के 3 सेक्शन में मिल जाएंगे। ऊपर अगर फिजिक्स आपको ना भी आती हो तो काम चल जाएगा। तो बात ये हो गई। अब इसको अगर आप देखेंगे कि किस किस विषय से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम एक एक विषय को लेके चलते हैं आदर्श रूप से। सबसे पहले हम बायो को अगर लेके चले, बायो से पहले हम एक बार फिर पीछे आऊँगा, इन चीज़ों को थोड़ा मैं रब करता हूँ और आप लोगों को एक जनरल बात बताता हूँ। एक जनरल क्वेश्चन जो सभी से लेके आता है, सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन जो आता है वो आता है ब्रांचेस, स्टडी ऑफ इन सबसे क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ ब्रांचेस, है ना, कि विज्ञान के इस क्षेत्र की स्टडी को क्या कहते हैं। विज्ञान के इस क्षेत्र, जैसे कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन रेगुलरली इनमें से देखने को आपको मिलेगा। अब अगर उसके बाद चलें और मैं बायो को पढ़ रहा हूँ, तो बायो को आपको किस तरह तोड़ना है। बायो की किताबें उठा के देखेंगे, इतनी मोटी मोटी हैं। अब बच्चा परेशान होता है कि पढ़ना क्या है, पेज वाइज पढ़ रहा है, 4 पेज पढ़े, फिर वो ब्लैंक हो गया, फिर दोबारा शुरू किया, फिर वही शुरू के 4 पेज पढ़े। और ऐसे में होती है फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन के बाद हम किताबों को उठा देते हैं और फिर हम कोई शॉर्टकट खोजते हैं। और देखिए, शॉर्टकट तो खैर नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार की सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अब जब इस कंडीशन में आप आ गए हैं तो आपको क्या क्या देखना है। आप पहले बायो को इस तरीके से तोड़िए। बायो को आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए इन्वेंशन, मतलब बायो में क्वेश्चन आते हैं आविष्कार वाले।
आविष्कार वाले क्वेश्चन आते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया, सेल का आविष्कार किसने किया, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया, अलग अलग प्रकार के। तो बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, जो जीव विज्ञान की जो डेवलपमेंट है, जो लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं, लैंडमार्क खोज हैं, महत्वपूर्ण खोज है, वो परीक्षाओं में आती हैं। जैसे टीके, इम्पॉर्टेंट मशीन, इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस, जैसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट का हो गया या पोलियो का टीका, जैसे मैंने वैक्सीनेशन के, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। या पहला कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, जैसे कि पॉस्चराइजेशन क्या हो गया, ये अलग प्रक्रियाओं के ऊपर सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक कंडीशन के, रटे रटाए क्वेश्चन के, ये आते हैं। ठीक है, तो एक सेक्शन तो हो गया वो। दूसरा एक हमेशा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेल का, कोशिका का। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों से हमेशा ही क्वेश्चन आएंगे। इस टॉपिक को आप सेपरेट ही रट लो, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसको तो आप रट ही लो हमेशा। सॉरी, एनिमल और प्लांट, इसको तो हमेशा रट लो। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आएगा। सेल पढ़ा, सेल के जितने पार्ट्स उसको पढ़ा, उसके फंक्शन पढ़े, काम खत्म, डन। यहाँ से आपको क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। फिर एक बड़ा सेक्शन हम लोग पकड़ते हैं ह्यूमन बॉडी का। क्या था जी? ह्यूमन बॉडी, शरीर का अंग। शरीर के अंग को किस तरह पढ़ना है आपको, इसको हम बांटते हैं दो भागों में, ऑर्गन्स और डिजीज़ में। ऑर्गन्स मतलब हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, हृदय, फेफड़ा, लंग्स, किडनी, लीवर, है ना, आइज़, ईयर, डिफरेंट टाइप के हमारे ऑर्गन्स, स्केलेटन, हमारे जो नर्वस सिस्टम, इसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है यहाँ इस पोर्शन को। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक आता है डिजीज़ का। वर्तमान समय में बायो के अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन सिर्फ इस सेक्शन से आ रहे हैं जी, और एक क्वेश्चन इस सेक्शन से आ रहा है हमेशा। रूटीन अगर आप देखेंगे 2 सालों का, और आपने अगर रेलवे की परीक्षा दी होगी तो भी आपको दिखेगा डिजीज़ जरूर आ रही हैं। अब इसमें 2 टाइप की डिजीज़ होती है। एक होती है लाइफ स्टाइल डिजीज़, मतलब जो जीवन शैली की डिजीज़ होती है, जो आजकल वर्तमान के मॉडर्न डेज डिजीज़, कैंसर, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं, शुगर ना, ये सब इस तरह की डिजीज़ आती है लाइफ स्टाइल डिजीज़ में। उन बीमारियाँ जिनके कारण हमारी जीवन शैली गलत जीवन शैली है। और दूसरी बीमारियाँ आती परंपरागत, जो आप लोगों ने किताबों में खूब पढ़ी होंगी, डिजीज़ बाय ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगाई से, प्रोटोजोआ से, पैरासाइट से होने वाली अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ। वो आपने अगर सिर्फ इस तरीके से बांट के और लेके चलते चलिए तो आपका काम निश्चित है। और फिर प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में, मतलब प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना बस, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह छोड़ दो चलेगा। और इसी प्लांट में थोड़ा सा एग्रीकल्चर को ऐड कर देना है। किसको? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो हमारी कृषि होती है ना, उसमें जैसे कि आलू जी, हमारे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के, उसका क्लासिफिकेशन बस, और ज़्यादा डिटेल में नहीं। बीमारियों को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, इसकी जो कृषि क्षेत्र की जो बीमारियां होती है चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं, काम चल जाएगा। और एनिमल्स में एनिमल किंगडम का आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल बस, जैसे स्तनधारी जीवों के फंक्शन क्या है, अलग अलग, बहुत मामूली सा। अगर ये नहीं भी आता तो काम चल जाएगा। हाँ, रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारे आपका थोड़ा सा आना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम है, रेस्पिरेशन है ना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी आनी चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन है, ये 2-3 चीज़ें आती हैं, वो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी हम उसको पढ़ सकते हैं मिला के। और ये आता है बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ऐसे फोटोसिंथेसिस हो गया, या ट्रांसपिरेशन क्या होता है, या आपका किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है, फर्मेंटेशन क्या होता है, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो डन। ठीक है, जैसे मैं पूछूं फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो, है ना, इस टाइप के। अगर आप इस तरीके से बाहर के चलते हैं तो आपकी बायोलॉजी हो गई। मुद्दा ये है कि टॉपिक सिलेबस कम नहीं होगा, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि मैंने ये सेक्शन कंप्लीट किया कि नहीं किया, मैंने ये सेक्शन कंप्लीट किया कि नहीं किया। बिकॉज ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा क्या पढ़ना है ये ज़रूरी है। आपने अपनी मेहनत के अगर शुरुआती कुछ ऐसे टॉपिक को ज़्यादा समय लगा दिया जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी कम है, तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो मेहनत है वो शायद और इम्पॉर्टेंट हो सकती थी और वो वेस्ट हो जाएगी। अपने और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको में आप टाइम लगा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया बायो का पोर्शन। इसी तरह अगर हम आगे चलेंगे तो केमिस्ट्री आता है। देखिए, इसी प्रकार से जो मेरी पेड क्लासेस चल रही है, मैं बिल्कुल इसी प्रकार से ही चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता हूँ। और पेड क्लासेस अगर अभी तक आप लोगों ने रेलवे की ज्वाइन नहीं की हैं तो जीएस के लिए ये पेड क्लासेस आप लोग ले सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को इस नंबर पे, इसको दोबारा लिखता हूँ मैं,
या इस नंबर पे आप डिटेल ले सकते हैं। इस नंबर पे चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं, इस पे सिर्फ व्हाट्सअप है ना, नो कॉल। ये ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका नंबर दिया हुआ है। तो अगर हम ये केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में से भी क्वेश्चन अच्छे से आ जाते हैं और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एटम, एटम में भैया स्ट्रक्चर कर लेना है और एटम का रोल क्या होता है रिएक्शन में, ये देख लेना है। और डिफरेंट टाइप को जो रिएक्शन होती हैं ना, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन, बस एटमिक स्ट्रक्चर से लेके डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, एटम की मूवमेंट कैसी होती है, एटम के ऊपर क्या क्या थ्योरीज आई हैं। थ्योरीज पे भी क्वेश्चन अब खैर कम ही आते हैं, एक मिनट, थ्योरीज पे भी क्वेश्चन अब कम ही आते हैं, बल्कि ज़्यादा एटम के जो स्ट्रक्चर को लेके लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसी एटम के स्ट्रक्चर के साथ हम सीधे पढ़ लेते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की भाई कौन कितना रिएक्टिव है, बिकॉज इसी के स्ट्रक्चर के आधार पे ही है ना रिएक्टिविटी, वो पढ़ लेते हैं आप, बस ठीक है डन। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मेटल नॉन मेटल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। मेटल के बाद हम सीधे चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं मेटल नॉन मेटल, मेटलॉइड के ऊपर। मेटलॉइड छोड़ दीजिए, मेटल और नॉन मेटल को पढ़ना होगा हम लोग को, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट मेटल और कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल के फंक्शन और उनके डेली लाइफ में यूज़, लाइफ साइंसेज में यूज़। एसिड बेस और सॉल्ट के ऊपर हमेशा से क्वेश्चन आया है, रेगुलरली क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके बाद यूज़ एंड फंक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि अल्कोहल हो गया, इथीन हो गया, इथाइन हो गया, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है, क्या इनके यूज़ हैं। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनके यूज़ और इनके नाम कभी कभी आ जाते हैं। जैसे विनेगर, दुनिया भर बार पेपर में आया हुआ है, विनेगर एसिटिक एसिड, विनेगर एसिड फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये रट लीजिए। इसके बाद केमिकल फार्मूला ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है, या ये फार्मूला किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है ना, लाइमस्टोन किससे बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं, बस यही आते हैं सीरियसली। इसके अलावा अगर आप अपने केमिस्ट्री को अगर इसमें बांटेंगे तो आपको चीज़ें, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया करना समझ में आएगा। इससे क्या होता है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि इतना पोर्शन मेरा हो गया, इतना पोर्शन मेरा हो गया। दूसरा अगर देखें आगे चले, फिजिक्स में से देखिए औरों की अपेक्षा थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स के बहुत पॉपुलर टॉपिक्स है मोशन, जो मैकेनिक्स का पोर्शन है जिसमें लॉज ऑफ मोशन, मोशन के लॉ, फिर बेसिक कंसेप्ट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का आपस में रिलेशन, ये हम लोग को देखना होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट, सर ग्रेविटी के ऊपर क्वेश्चन खूब आते हैं, है ना, क्योंकि इसमें हमारी अर्थ इंक्लूड जाती है। तो ग्रेविटी के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, चांद पे गए तो कितना वजन होगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट में क्या असर पड़ेगा, लिफ्ट नीचे जा रही है तो वेट में क्या असर पड़ेगा, मास पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मास कांस्टेंट क्यों होता है, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉस, है ना, ये सब। लाइट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। लाइट से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिले हैं और वो भी देखने को मिलते हैं ज़्यादातर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, आइज से, पावर से सबसे ज़्यादा, और उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इन सब के ऊपर। फिर एनर्जी से फिलहाल में क्वेश्चन आने थोड़े से कम हो गए, लेकिन हाँ फिर भी एनर्जी हम पढ़ ले, सिंपल सा टॉपिक होता है। हीट मामूली रीडअप कर लीजिए, हीट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ये लास्ट वाले टॉपिक से खूब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से शो किया हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी वगैरह जो है, ये यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अगला अगर हम देखें एनवायरनमेंट में से सर्वाधिक क्वेश्चन मिलेंगे और सर्वाधिक रूप से सत्य भी कर सकते हैं, सही करते हैं। और इसका बहुत ही पॉपुलर सेक्शन कौन से हैं, और ये पॉपुलर सेक्शन है पॉल्यूशन। भैया ये टॉपिक तो लिख के रख लो, जैसे एसिड रेन, पॉल्यूशन के कारण क्या है, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन रीज़न क्या है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके फिर डेली लाइफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या था, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल,
दुनिया भर के यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और से कंट्रोल के ऊपर बात कर सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज सब इसमें इंक्लूड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप उठा के देखिए, साइंस का बहुत मेजर सेक्शन करीब 35 से 40% क्वेश्चन इस एनवायरमेंट से आता है। ठीक है, इकोसिस्टम इकोलॉजी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, एनवायरमेंटल लॉज 1986 का एनवायरमेंटल लॉ। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ कब आया, 1986। 1972 में कौन सा एक्ट आया। ठीक है, 1980 वाला कौन सा आया, दुनिया भर के एक्ट आए हुए हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन। उसके बाद IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की रेड लिस्ट है। ये चीज़ को कब खो रही है, ये कहाँ मिलते हैं, हंगूल कहाँ पे है ना, क्या कहते हैं कि ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एक्सटिंक्शन में है या किस कैटेगरी में है, ये कि लुप्त हो गए या लुप्त होने वाले हैं या जब खतरे में है, संकटपन है, वो लिस्ट वाले क्वेश्चन। उसके बाद नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन निकल के आता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, इनकी डेफिनेशन से लेके ये कहाँ पे है और ये किसके लिए फेमस है। टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, रिनोसेरस रिजर्व हो गया। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। फिर एक आता है इसमें पोर्शन 7th मैंने बताया नहीं अभी, उसको बता दूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वर्तमान में देखिए तो साइंस और टेक में ज़्यादातर करंट से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, क्योंकि साइंस टेक के पास्ट में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। वैसे जैसे अभी इसरो की इम्पॉर्टेंट है, ASAT वगैरह इन्होंने लॉन्च किया है, तो क्या पता कुछ पास्ट कर लें। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना, 1 घंटे का ग्रीडिंग है, मार के काम खत्म, 2 वीडियो में काम खत्म इसका, इस टाइप से हो सकता है। हाँ, लेकिन इसके करंट अफेयर आपको पढ़ने जरूरी हैं, चाहे उसको फिर आप साइंस में काउंट करिएगा, चाहे उसको आप करंट अफेयर में काउंट करेगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो मुश्किल से 20 से 22 टॉपिक बनेंगे और एक एक करके उनको उड़ाते जाइए। साइंस डन। और ऐसे खत्म होगी कि सिर्फ रेलवे नहीं, आने वाली किसी परीक्षा में आप लोग पार कर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी फीडबैक होगा ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो यू कैन ज्वाइन। थैंक यू सो मच।